गुड मॉर्निंग एवरीवन गाइस। इस सेशन में हम एनिमल हस्बेंड्री के सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे, जो कि नेब्रासुंडा बुक के इंग्लिश बुक वाले से लिया गया। तो ये स्टार्ट कर रहे हैं सेशन को। कॉमन टर्म्स इन लिव स्टॉक प्रोडक्शन, यानी कि लाइव स्टॉक प्रोडक्शन में प्रयोग किए जाने वाले कॉमन टर्म्स। एक तरफ दिया डिटेल्स, दूसरे तरफ दिया उसका कैटल, तीसरे तरफ दिया बुफेलो, चौथे तरफ दिया शिप, पांचवें तरफ दिया गोट, छठवें तरफ दिया पिग, सातवें तरफ दिया पोल्ट्री। पहले नंबर पे ग्रुप किसका है? तो कैटल के ग्रुप को हर्ड कहते हैं, कैटल के ग्रुप को हर्ड कहते हैं, बुफेलो के ग्रुप को हर्ड कहते हैं, शिप के ग्रुप को फ्लॉक कहते हैं, शिप के ग्रुप को फ्लॉक कहते हैं, गोट के ग्रुप को फ्लॉक या फिर ट्रिप कहते हैं, पिग के ग्रुप को ड्रो या फिर हर्ड कहते हैं, एंड पोल्ट्री के ग्रुप को फ्लॉक कहते हैं। नेक्स्ट है एडल्ट मेल, यानी कैटल के एडल्ट मेल को बुल कहते हैं, बुफेलो के एडल्ट मेल को बुफेलो बुल कहते हैं, शिप के एडल्ट मेल को रैम कहते हैं, गोट के एडल्ट मेल को बक कहते हैं, पिग के एडल्ट मेल को बोर कहते हैं, पोल्ट्री के एडल्ट मेल को कॉक कहते हैं। कॉक माने मुर्गा होता है। कैटल के एडल्ट फीमेल को काऊ कहते हैं, बुफेलो के एडल्ट फीमेल को बुफेलो काऊ कहते हैं, शिप के एडल्ट फीमेल को ईवी या फिर डैम कहते हैं, ईवी या फिर डैम कहते हैं, और गोट के एडल्ट फीमेल को डो कहते हैं, पिग के एडल्ट फीमेल को सो कहते हैं, पोल्ट्री के एडल्ट फीमेल को हेन कहते हैं। नेक्स्ट यंग मेल, यानी कैटल के यंग मेल को वूल काफ कहते हैं, कैटल के यंग मेल को बुल काफ कहते हैं, बुफेलो के यंग मेल को बुफेलो काफ कहते हैं, शिप के यंग मेल को मेल लैम्ब कहते हैं, गोट के यंग मेल को मेल किट कहते हैं, पिग के यंग मेल को बोर्लिंग कहते हैं, यानी पिग के यंग मेल को जो है बोर्लिंग कहते हैं, पोल्ट्री के यंग मेल को कॉकरेल कहते हैं। नेक्स्ट है यंग फीमेल, यानी कैटल के यंग फीमेल को हीफर काफ कहते हैं, बुफेलो के यंग फीमेल को हीपर काफ कहते हैं, शिप के यंग फीमेल को फीमेल लैम्ब कहते हैं, गोट के फीमेल लैम्ब को फीमेल किट कहते हैं, पिग के फीमेल यंग फीमेल को फीमेल पिगलेट कहते हैं, एंड पोल्ट्री के यंग फीमेल को पुलेट कहते हैं। नेक्स्ट कैटल के न्यू बॉर्न को या फिर नवजात बछड़े को काफ कहते हैं, बुफेलो के नवजात बछड़े को बुफेलो काफ कहते हैं, शिप के न्यू बॉर्न को लैम्प कहते हैं, गोट के न्यू बॉर्न को किट कहते हैं, पिग के न्यू बॉर्न को पिगलेट कहते हैं। ठीक, पिगलेट कहाँ कहाँ पर देखने को मिला? तो दो जगह दिया है। ठीक, यानी न्यूबॉर्न को भी पिगलेट कहते हैं, और फीमेल यानी कि पिग फीमेल यंग फीमेल, यानी पिग के यंग फीमेल को भी फीमेल पिगलेट कहते हैं, और पिग के न्यूबॉर्न को भी पिगलेट कहते हैं, और हेन के न्यूबॉर्न को क्या कहते हैं? तो हेन के न्यूबॉर्न को चिक कहा जाता है। कैटल के मीट को बीफ कहते हैं, जबकि बछड़े के मांस को विल कहते हैं, बुफेलो के मीट को बफन कहते हैं, शिप के मीट को मटन कहते हैं, गोट के मीट को चेबन कहते हैं, पिग के मीट को पोर्क कहते हैं, पोल्ट्री के मीट को चिकन कहते हैं। नेक्स्ट है कस्टेटेड मेल, यानी कि कैटल के कस्टेटेड मेल को बुलक कहते हैं, या फिर इसी को स्टीयर कहा जाता है, बुफेलो के कस्टेटेड मेल को बुलक या फिर बुलक या फिर बुफेलो कहते हैं। फिर से बुफेलो के कैस्ट्रेटेड मेल को बुलक बुफेलो कहते हैं, शिप के कैस्ट्रेटेड मेल को क्या कहते हैं? शिप के कैस्ट्रेटेड मेल को वेडर कहते हैं, जबकि गोट के कैस्ट्रेटेड मेल को वीथर कहते हैं। इसके बाद पिग के कैस्ट्रेटेड मेल को होक कहते हैं, और फिर कैस्ट्रेटेड पिग के मेल को स्टैग भी कहते हैं, यानी कि कैस्ट्रेटेड पिग के मेल को होग या स्टैग कहते हैं, और कैस्ट्रेटेड पोल्ट्री को, यानी कि कैस्ट्रेटेड पोल्ट्री के मेल को
केपन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कैटल में मैटिंग सर्विंग कहलाता है, बुफैलो में मैटिंग सर्विंग कहलाता है, भेड़ में या फिर शिप में मैटिंग टपिंग कहलाता है, फिर गोट में मैटिंग सर्विंग कहलाता है, पिग में मैटिंग कपलिंग कहलाता है एंड पोल्ट्री में मैटिंग सर्विंग कहलाता है। नेक्स्ट है पार्चुरेशन प्रोसेस, पार्चुरेशन या फिर बच्चा देने की प्रक्रिया। कैटल में बच्चा देने की क्रिया कल्बिंग कहलाती है, बुफैलो में बच्चा देने की क्रिया कल्बिंग कहलाती है, शिप में बच्चा देने की क्रिया लैम्बिंग कहलाती है, गोट में बच्चा देने की क्रिया किडिंग कहलाती है, सुअर में बच्चा देने की क्रिया फैरोविंग कहलाती है, अंडे में बच्चा देने की क्रिया हैचिंग कहलाता है। हैचिंग का समय कितना होता है तो 21 दिन का होता है। ठीक, 21 दिन का होता है। 21 दिन में अंडे से चूजे बाहर निकल चले जाते हैं। नेक्स्ट है कैटल का साउंड प्रोडक्शन बेलोविंग कहलाता है, बुफैलो का साउंड प्रोडक्शन बेलोविंग कहलाता है, शिप का साउंड प्रोडक्शन ब्लीटिंग कहलाता है, गोट का साउंड प्रोडक्शन ब्लीट कहलाता है। नेक्स्ट हेडिंग बॉडी टेम्परेचर रेस्पिरेशन एंड पल्स रेट ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, जो पाले जाने वाले पशु होते हैं उसके बॉडी टेम्परेचर और उसका रेस्पिरेशन रेट और उसका पल्स रेट इस टेबल में दिया गया है। एक तरफ दिया लाइव स्टॉक, दूसरी तरफ दिया बॉडी टेम्परेचर, और ये भी एक तरफ डिग्री फ़ारेनहाइट, एक तरफ डिग्री सेल्सियस में दिया है, दूसरी तरफ उसका फ़ारेनहाइट में वैल्यू दिया है। अब इधर दिया है रेस्पिरेशन रेट प्रति मिनट, यानी कि 1 मिनट में कितनी बार वह सांस लेता है उसके बारे में यहाँ दिया गया है। और यहाँ पर दिया पल्स रेट प्रति मिनट, यानी कि 1 मिनट में कितनी बार इनका नाड़ी गति चलता है उसके बारे में दिया गया है। तो काऊ का बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, तो काऊ का बॉडी टेम्परेचर 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि फ़ारेनहाइट में वैल्यू अगर हम इसका मापते हैं तो 101.5 फ़ारेनहाइट होता है। और रेस्पिरेशन रेट कितना होता है, तो 12 से लेकर 16 बार ये सांस लेते हैं 1 मिनट में। ठीक, और पल्स रेट कितना होता है, तो जो काऊ का पल्स रेट होता है 45 से 55 बार ये जो होता है इनकी नाड़ी गति चलती है 1 मिनट में। दूसरे नंबर पे आता है बुफैलो। बुफैलो का बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, तो बुफैलो का बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो 37.5, यानी कि 1 डिग्री माइनस हो जाता है, 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और इसका कितना होता है, तो एग्जैक्ट 100 फ़ारेनहाइट होता है। बुफैलो का टेम्परेचर कितना होता है, तो एग्जैक्ट 100 फ़ारेनहाइट होता है, 1 माइनस हो गया तो। ठीक, इनका भी कितना दिन होता है, तो इनका भी रेस्पिरेशन रेट काऊ के समान ही होता है 12 से 16, और पल्स रेट भी जो होता है वो काऊ के यानी बुफैलो का जो पल्स रेस्पिरेशन रेट एंड पल्स रेट दोनों ही समान होता है। इनका रेस्पिरेशन रेट जो होता है वो 12 से 16 प्रति मिनट होता है, और पल्स रेट इनका 45 से 55 मिनट 45 से 55 पल्स रेट प्रति मिनट होता है, यानी सेम होता है। काऊ बुफैलो का लगभग सेम होता है, केवल डिग्री टेम्परेचर केवल चेंज हुआ, 1 डिग्री माइनस हुआ तो एकदम जब एग्जैक्ट हो जाकर 100 पे गिर गया। नेक्स्ट है इसके बाद गोट का बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, तो गोट का बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो 39.1 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, और फ़ारेनहाइट में बात करते हैं तो 102.5 फ़ारेनहाइट होता है। पल्स रेट कितना, रेस्पिरेशन रेट कितना होता है, तो यह 1 मिनट में 12 से 20 बार सांस लेती हैं। और इनका नाड़ी गति कितना चलता है, तो गोट का जो नाड़ी गति चलता है 1 मिनट में 70 से 80 बार नाड़ी गति चलता है। फिर इसके बाद आता है शिप का बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, तो शिप का बॉडी टेम्परेचर 39 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फ़ारेनहाइट में वैल्यू कितनी होती है, तो फ़ारेनहाइट में वैल्यू 102 होती है, यानी कि एकदम सीधा है। काऊ और बुफैलो का सेम है, और वैसे ही गोट और शिप का भी सेम है, यानी कि 1 डिग्री घटा तो 100 पे जाके गिरा उसका, और इसमें 1 डिग्री घटा। ठीक, इसमें केवल क्या घटा, तो 0.1 डिग्री घटा, तो इसका वैल्यू जाके किस पे गिर गया, 102 पर गिर गया। फिर इसके बाद जो रेस्पिरेशन रेट होता है, तो शिप का रेस्पिरेशन रेट जो होता है वो 12 से 20 बार होता है, यानी कि शिप का जो रेस्पिरेशन रेट होता है वो 12 से 20 बार लेती हैं, 1 मिनट में सांस लेती हैं। और इसके बाद जो इनका पल्स रेट होता है वो भी 70 से 80 होता है, यानी कि सेम है, यानी कि काऊ बुफैलो का नाड़ी गति रेस्पिरेशन रेट सेम था, और वैसे ही बकरी और भेड़ का भी रेस्पिरेशन रेट और पल्स रेट लगभग सेम है। फिर इसके बाद आता है कैमल का बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, तो कैमल का बॉडी टेम्परेचर 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और फ़ारेनहाइट में 99.5 फ़ारेनहाइट इसका
बॉडी टेम्परेचर होता है। पल्स रेट और नाड़ी गति दिया ही नहीं रहता है, क्योंकि से रेस्पिरेशन रेट और पल्स रेट इसका दिया ही नहीं रहता है, क्योंकि वो वेरी करता रहता है बहुत। नेक्स्ट है पीक। पीक का बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? तो पीक का बॉडी टेम्परेचर 39.2 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यानी पीक का बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? तो पीक का बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो 39.2 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और फ़ारेनहाइट में बात करते हैं तो इसका जो फ़ारेनहाइट में बॉडी टेम्परेचर होता है 102.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 102.6 फ़ारेनहाइट डिग्री होता है। नेक्स्ट है हेन। हेन का बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? तो हेन का बॉडी टेम्परेचर 41.7 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फ़ारेनहाइट में बात करते हैं तो 105 से लेकर 107 फ़ारेनहाइट जो होता है बॉडी टेम्परेचर होता है फ़ारेनहाइट में। और इसका जो पल्स रेस्पिरेशन रेट कितना होता है? तो मुर्गी जो होता है वो 1 मिनट में 15 से 30 बार सांस लेती है, जबकि इसकी जो नाड़ी गति होती है वह 1 मिनट में 300 बार इसकी नाड़ी गति होती है। हो गया। नेक्स्ट दिया है रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, यानी कि जो पाले जाने वाले पशु होते हैं उनके रिप्रोडक्टिव साइकिल के बारे में यहाँ डिस्कस किया जाएगा। एक तरफ दिया है एनिमल, दूसरे तरफ दिया है ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, वो भी फीमेल का, और वो भी महीने में, यानी कि ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी यानी कि इनकी जो प्यूबर्टी आती है, यानी कि जो पशु के फीमेल होते हैं उनकी प्यूबर्टी कितने महीने में आती है उसके बारे में दिया गया है दूसरे लाइन में। फिर तीसरे लाइन में दिया है क्या? तो लेंथ ऑफ स्ट्रेस साइकिल, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? तो लास्ट, यानी कि लास्ट हीट पीरियड, यानी कि अंतिम हीट पीरियड को जो है डाइस्ट्रेस कहलाता है। यानी कि लास्ट स्ट्रेस साइकिल क्या कहलाता है? तो डाइस्ट्रेस कहलाता है। तो लेंथ ऑफ स्ट्रेस साइकिल, लेंथ ऑफ स्ट्रेस साइकिल का मतलब क्या होता है कि मेंसुरेशन टाइम, यानी कि फीमेल जो मेंसुरेशन टाइम होता है ठीक वही पशुओं में स्ट्रेस साइकिल होता है कि कितने बार उनका जो ओवम होता है वह गंदे ब्लड के रूप में बाहर निकलता है। ठीक, ओवम होता है, उसमें ओवम होता है। तो लेंथ ऑफ स्ट्रेस साइकिल। अब फिर इसके बाद चौथे टेबल में दिया है क्या? तो लेंथ ऑफ हीट पीरियड, यानी हीट पीरियड का मतलब क्या होता है कि जो प्रजनन योग्य जो यानी प्रजनन कराने के लिए सबसे बेस्ट कौन सा टाइम होता है? तो हीट ऑफ लेंथ पीरियड होता है, यानी कि लेंथ ऑफ हीट पीरियड होता है। फिर इसके बाद गेस्टेशन पीरियड दिया है कितने में? तो दिनों में दिया है। कैटल का स्ट्रेस साइकिल कितने दिन में होता है? तो कैटल जो होती है वो प्रजनन योग्य 24 से 30 माह में प्रजनन योग्य हो जाती है, यानी कि देसी जो कैटल होता है वो 24 से 30 माह में प्रजनन योग्य हो जाती है। यानी कुल मिलाकर 2 से 2.5 साल में जो कैटल होती हैं वो प्रजनन योग्य हो जाती हैं। उनका मेंसुरेशन साइकिल कितने दिन का होता है या फिर उनका स्ट्रेस साइकिल कितने दिन का होता है? तो 21 दिन के बाद अंतराल पर आता रहता है, 21 दिन के अंतराल पर आता रहता है। हीट पीरियड कितना होता है? तो इनके यानी कि हीट पीरियड का जो लेंथ होता है, यानी कि कैटल में जो हीट पीरियड का लेंथ होता है वो 18 घंटे तक रहता है। गेस्टेशन पीरियड कितना होता है? तो काऊ का जो गेस्टेशन पीरियड होता है 282 दिन का होता है। नेक्स्ट है बुफैलो। बुफैलो का ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, यानी कि बुफैलो का जो प्यूबर्टी होता है वो कितने महीने में आता है? तो बुफैलो का जो प्यूबर्टी होता है वो 28 से 30 महीने में आ जाता है, यानी कि यह भी लगभग 2.5 से 3 साल में, यानी कि यह भी जो होती है बुफैलो भी जो होती है लगभग 2.5 से 3 साल में ही इनकी भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम चालू बन जाता है, यानी कि ये प्रजनन योग्य हो जाती हैं। अब इसके बाद बुफैलो का लेंथ ऑफ स्ट्रेस साइकिल कितना होता है? तो काऊ के समान ही होता है, इसका भी जो होता है 21 दिन इसमें दिया गया है। फिर उसके बाद लेंथ ऑफ हीट पीरियड की बात करते हैं तो लेंथ ऑफ हीट पीरियड यानी कि प्रजनन कराने का उचित समय जो होता है वह 24 घंटे होता है, यानी कि 24 घंटे के अंदर, यानी 24 घंटे के अंदर यदि प्रजनन करा दिया जाए तो वह बुफैलो जो होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट गेस्टेशन पीरियड कितना दिन का होता है? तो बुफैलो का गेस्टेशन पीरियड 316 दिन का होता है। ठीक, 316 दिन का होता है। बुफैलो का गेस्टेशन पीरियड कितना दिया है इसमें? तो इसमें 316 दिया है, लेकिन कहीं कहीं पर जो होता है वो 302 दिखाया जाता है। नेक्स्ट है गोट। गोट जिसे हम डो कहते हैं, यानी कि गोट के महिला भी क्या कहते हैं? तो गोट के फीमेल को डो कहते हैं। तो गोट के डो का जो ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी होता है या फिर वो प्रजनन योग्य कितने महीने में हो जाती है? तो 8 से 10 महीने या फिर साल भर के कम है, यानी साल भर से कम ही दिनों में यह प्रजनन योग्य हो जाती हैं। इनका स्ट्रेस साइकिल कितने दिन का बाद आता है? तो इनकी जो स्ट्रेस साइकिल होती है वो 20 दिन के अंतराल पर आती रहती है। और इसका लेंथ ऑफ हीट पीरियड कितना होता है? तो इसका लेंथ ऑफ हीट पीरियड यानी कि इसका जो लेंथ ऑफ हीट पीरियड होता है यह 2 से 3 दिन का होता है, यानी कि 2 से 3 दिन के अंदर में यदि इनका रिप्रोडक्शन करवा दिया जाए तो ये प्रेग्नेंट हो सकती हैं। फिर इसके बाद गेस्टेशन पीरियड कितने दिन का होता है? तो जो बकरी का गेस्टेशन पीरियड होता है वो ज़्यादा होता है, 150 दिन का होता है। अब आता है सीप। सीप के फीमेल को क्या कहते हैं? तो सीप के फीमेल को ईबी कहते हैं। और इनमें जो प्यूबर्टी आती है या फिर ये प्रजनन योग्य कितने महीने में होती हैं? तो ये 9 से 14 महीने में प्रजनन योग्य हो जाती है, यानी कि थोड़ा सा
बस 3 महीने का जो है ज़्यादा, यानी 3 महीना ज़्यादा लेती हैं गोट की अपेक्षा। और लेंथ ऑफ ईस्टर साइकिल कितने दिन का होता है, तो बकरी का तो 20 दिन था, लेकिन भेड़ का जो ईस्टर साइकिल होता है वो 15 से 18 दिन के अंतराल पर आता रहता है। अगर एवरेज निकालें तो 16 दिन के अंतराल पर इनमें जो होता है ईस्टर साइकिल आता रहता है, या फिर मेंस्ट्रुएशन साइकिल इनका आता रहता है। फिर इसके बाद आता है लेंथ ऑफ हीट पीरियड, यानी कि इनका लेंथ ऑफ हीट पीरियड कितने दिन का होता है, तो जो सेब या फिर ईवी का जो लेंथ ऑफ हीट पीरियड होता है 1 से 3 दिन का होता है, यानी 1 से 3 दिन के बीच में यदि उनको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जाए या फिर नेचुरल तरीके से किया जाए तो वो प्रेग्नेंट हो सकती हैं। नेक्स्ट है गोट का गेस्टेशन पीरियड कितने दिन का होता है, तो गोट का गेस्टेशन पीरियड जो होता है वो 148 दिन का होता है। नेक्स्ट है सो जिसे यानी पिग के फीमेल को क्या कहते हैं, तो पिग के फीमेल यानी कि पिग के एडल्ट फीमेल को क्या कहते हैं, तो पिग के एडल्ट फीमेल को सो कहते हैं। और इनकी जो प्यूबर्टी कब आती है, तो ये 8 से 10 महीने में तैयार हो जाती है, यानी कि बकरी और सुअर दोनों ही कितने दिन में तैयार हो जाती है, तो बकरी और सुअर जो होता है वो 8 से 10 महीने में ये रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाती है। नेक्स्ट है इनका ईस्टर साइकिल कितने दिन का होता है, तो सो या फिर पिग का जो ईस्टर साइकिल होता है यह भी 21 दिन के अंतराल पर आता रहता है, यानी कि कैटल बुफैलो गोट और पिग इन सभी का लगभग जो है सेम है क्या, ईस्टर साइकिल। फिर इसके बाद लेंथ ऑफ हीट पीरियड कितने दिन का होता है, तो सुअर का जो लेंथ ऑफ हीट पीरियड होता है, यानी कि प्रजनन करवाने का जो उचित समय होता है वह 1 से 5 दिन का होता है। इनका गेस्टेशन पीरियड कितना दिन का होता है, तो इनका गेस्टेशन पीरियड 114 दिन का होता है। नेक्स्ट है कैमल का प्यूबर्टी कितने दिन में आता है, तो कैमल का प्यूबर्टी कितने दिन में आता है, तो कैमल की जो प्यूबर्टी है यह आता है 36 से 48, यानी 36 से 48, यानी कि सीधे सीधे मिलाकर 3 से 3.5 महीने में, यानी 3 से 3.5 साल में जो होता है कैमल प्रजनन योग्य हो जाती हैं। और इनका ईस्टर साइकिल कितने दिन का होता है, तो इनका ईस्टर साइकिल जो होता है प्रत्येक 10 दिन के अंतराल पर आता रहता है। और इनका हीट ऑफ पीरियड कितने दिन का होता है, तो इनका हीट ऑफ पीरियड जो होता है वो 3 to 5 डेज होता है। गेस्टेशन पीरियड कितना होता है, तो कैमल का जो गेस्टेशन पीरियड होता है 391 दिन का होता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है क्या, तो अगला पॉइंट दिया कंपोजिशन ऑफ मिल्क परसेंटेज बाय वेट ऑफ डिफरेंट स्पेसीज, यानी कि डिफरेंट स्पेसीज का, यानी कि एनिमल्स के डिफरेंट स्पेसीज का मिल्क का अवयव यानी मिल्क का कॉन्स्टिट्यूशन वो भी परसेंटेज यानी वेट के द्वारा इनका परसेंटेज निकाला गया है। तो एक तरफ दिया स्पेसीज, दूसरे तरफ दिया वाटर कंटेंट, तीसरे तरफ दिया है फैट कंटेंट, चौथे तरफ दिया प्रोटीन कंटेंट, पाँचवें तरफ दिया है लैक्टोज परसेंटेज। तो काऊ में पानी की मात्रा कितनी पाई जाती है, तो काऊ के दूध में पानी की मात्रा 86.61% तक पाई जाती है। काऊ में फैट की मात्रा कितनी होती है, तो काऊ में जो फैट की मात्रा होती है, काऊ की मिल्क में फैट की मात्रा 4.25% तक पाई जाती है। ठीक, थोड़ा बहुत वेरी करता रहता है, एग्जैक्ट 4 में याद कर लो। फिर उसके बाद प्रोटीन की मात्रा कितनी पाई जाती है, तो काऊ की मिल्क में प्रोटीन की मात्रा 3.5% तक पाई जाती है, फिर 3.58% तक पाई जाती है। और काऊ की मिल्क में लैक्टोज की मात्रा कितनी होती है, तो काऊ की मिल्क में लैक्टोज की मात्रा 4.96 या फिर इसको 5% मान लो कि काऊ के मिल्क में लैक्टोज की मात्रा जो थी वो 5% तक पाई जाती है। नेक्स्ट है बुफैलो में के दूध में पानी की मात्रा कम होती है, यानी कि बुफैलो के दूध में पानी की मात्रा कम होती है क्योंकि इसमें 87% तक होता है काऊ में, और वहीं बुफैलो में पानी की मात्रा जो होती है वो केवल 82% तक होती है। तो और कंटेंट तो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो बुफैलो में जो फैट की मात्रा होती है वो 7% से ज़्यादा होता है, यानी बुफैलो में जो फैट की मात्रा होती है वो 7% से ज़्यादा होता है, जबकि प्रोटीन की मात्रा लगभग सेम रहती है, यानी कि प्रोटीन की मात्रा गाय और भैंस दोनों के दूध में प्रोटीन की मात्रा जो होती है वो लगभग सेम रहती है। केवल फैट जो होता है यह बढ़ जाता है कितना, तो ये लगभग 4% तक बढ़ जाता है काऊ की अपेक्षा। नेक्स्ट है लैक्टोज कितनी मात्रा में पाया जाता है, तो बुफैलो के दूध में लैक्टोज की मात्रा जो होती है वो 5% तक पाई जाती है, यानी कि भैंस और गाय भैंस दोनों में लैक्टोज की मात्रा 5% तक पाई जाती है, और दोनों में ही प्रोटीन जो होता है वो 3.5% तक पाया जाता है। फिर उसके बाद दोनों में फैट की मात्रा का डिफरेंस रहता है, क्योंकि इसमें फैट जो होता है वो 4.25% तक पाया जाता है, बुफैलो में 4.38% तक पाया जाता है। और पानी की मात्रा में डिफरेंस रहता है, यानी कि 86.61% तक काऊ में पानी की मात्रा पाया जाता है, एंड बुफैलो की मिल्क में 82.76% पानी की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट है गोट के दूध में यानी कि बकरी के दूध में पानी की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, यानी बकरी के दूध में पानी की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। कितना होता है, तो 87% एकदम एग्जैक्ट होता है। फैट की मात्रा कितनी होती है, तो बकरी के दूध में फैट की मात्रा कम होती है। कितना होता है, तो केवल 3.5% तक होता है। वहीं प्रोटीन की बात करते हैं तो वो जो गोट में प्रोटीन होता है, गोट में जो प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है वो 3.1% तक पाई जाती है।
ठीक, ऑलमोस्ट प्रोटीन जो होता है 3 ही के आसपास चल रहा है। फिर इसके बाद लैक्टोज की मात्रा कितनी पाई जाती है, तो लैक्टोज की भी मात्रा लगभग सेम ही चल रहा है 4 और 5 के बीच में। तो गोट में जो लैक्टोज की मात्रा पाई जाती है 4.6% तक पाई जाती है। नेक्स्ट ब्रीड है सीप। सीप के मिल्क में पानी की कितनी मात्रा पाई जाती है, तो भेड़ के दूध में पानी की मात्रा 79.50% तक पाई जाती है। यानी कि सबसे कम पानी की मात्रा किसके मिल्क में पाया जाता है, तो यह भेड़ के दूध में पाया जाता है, क्योंकि भेड़ का दूध होता है बहुत ही गाढ़ा होता है। और इसमें फैट की मात्रा कितनी होती है, तो सीप के फैट में, यानी सीप के फैट में जो सीप के मिल्क में फैट की मात्रा 5.3% तक होती है। प्रोटीन कितना होता है, तो लगभग सेम ही होता है, 5.5% तक होता है। लेकिन जो लैक्टोज की मात्रा होती है 4.6% या फिर 4.5 के आसपास पाया जाता है, 4.5 के आसपास पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा सीप में हम देखे हैं कि सबसे ज़्यादा फैट की मात्रा सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा किस में पाई जाती है, तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा जो होती है वो सीप में पाई जाती है, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा कम पाई जाती है। और फैट भी इसमें 5.3% तक पाया जाता है, और लैक्टोज भी इसमें 4.6% तक पाया जाता है। नेक्स्ट है कैटल। कैटल में पानी का कोई वैल्यू नहीं रहता है, यानी कि कैटल में पानी का कोई अंदाजा ही नहीं है। लेकिन इसमें फैट की मात्रा कितना होता है, तो कैमल के दूध में फैट की मात्रा 5% के आसपास पाई जाती है। और इसमें प्रोटीन कितना रहता है, तो कैमल के मिल्क में जो प्रोटीन की मात्रा रहती है वो भी लगभग 3 साढ़े 3 यानी 3 और 4 के बीच में ही देखने को मिलती है। फिर इसके बाद लैक्टोज कितना पाया जाता है, तो लैक्टोज भी कैमल के दूध में 5.1% तक पाया जाता है, यानी लैक्टोज की मात्रा ज़्यादा होती है। यानी कि कैमल का जो मिल्क होता है ज़्यादा मीठा होता है, क्योंकि उसमें लैक्टोज की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है सबकी अपेक्षा। ठीक, कितना है, तो 5.1% तक। इसके बाद सबसे ज़्यादा लैक्टोज की मात्रा जो होती है ह्यूमन के मिल्क में पाया जाता है, कितना, 7% के आसपास। दूसरे नंबर पे कैमल आता है 5.1%। और फिर इसके बाद जितने भी पशु हैं उन सभी में वेरी करता है 4 और 5 के बीच में। ठीक, तो ह्यूमन में पानी की मात्रा का कोई अंदाज़ा नहीं रहता है, लेकिन फैट की परसेंटेज जो होता है ह्यूमन के मिल्क में 4.5% तक पाया जाता है। प्रोटीन ह्यूमन के मिल्क में बहुत ही कम पाया जाता है, केवल 1.1% ही पाया जाता है। और लैक्टोज की मात्रा कितनी होती है, तो 6.8% तक होता है ह्यूमन के मिल्क में लैक्टोज की मात्रा। और सबसे मीठा दूध जो होता है वो ऊँट के बाद पहले नंबर पर ह्यूमन का होता है, दूसरे नंबर पर ऊँट का होता है, फिर तीसरे नंबर पे किसका होता है, तो तीसरे नंबर पे जो होता है गाय का होता है। और सबसे कम लैक्टोज की मात्रा किसमें पाई जाती है, तो सबसे कम लैक्टोज की मात्रा गोट और सीप में पाई जाती है। कितना, तो 4.6 हो गया, टेबल ख़त्म। अब दिया है क्या, न्यूट्रिएंट दिया है और बैक्टीरियल फर्मेंटेशन, यानी कि कौन से न्यूट्रिएंट में कौन सा बैक्टीरियल फर्मेंटेशन होता है उसके बारे में यहाँ दिखाया गया है। कार्बोहाइड्रेट का बैक्टीरियल फर्मेंटेशन कौन करता है, तो कार्बोहाइड्रेट का बैक्टीरियल फर्मेंटेशन स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस करता है। फिर से कार्बोहाइड्रेट का बैक्टीरियल फर्मेंटेशन कौन करता है, तो स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस करता है। प्रोटीन का बैक्टीरियल फर्मेंटेशन कौन करता है, तो बैसिलस सबटाइलिस करता है। यानी कि प्रोटीन का बैक्टीरियल फर्मेंटेशन कौन करता है, तो प्रोटीन का बैक्टीरियल फर्मेंटेशन जो था वो बैसिलस सबटाइलिस करता है। फैट का बैक्टीरियल फर्मेंटेशन कौन करता है, तो स्यूडोमोनास फ्रैगी करता है। यानी कि फैट का बैक्टीरियल फर्मेंटेशन कौन करता है, तो स्यूडोमोनास फ्रैगी करता है। जबकि कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, यानी कि दूध से दही बनाने का काम कौन सा बैक्टीरिया करता है, तो दूध से दही बनाने का काम जो होता है वो स्ट्रेप्टो यानी लैक्टोबैसिलस थर्मोफिलस, यानी लैक्टोबैसिलस थर्मोफिलस जो होता है यह दूध से दही बनाने का काम करता है। यानी कि लैक्टोबैसिलस थर्मोफिलस जो होता है यह दूध से दही बनाने का काम करता है। अगला दिया है नेक्स्ट पॉइंट, क्लासिफिकेशन ऑफ कैटल ब्रीड्स इन इंडिया। हमारे भारत में जो पशु पाए जाते हैं उनका क्लासिफिकेशन यहाँ पर दिया गया है। एक तरफ दिया है ब्रीड का नाम, दूसरी तरफ दिया उसका नेटिव प्लेस, एंड तीसरी तरफ उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में बताया गया है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से। पहले नंबर पे मिल्च ब्रीड, यानी कि मिल्च ब्रीड के लिए क्या ट्रिक है, तो मिल्च ब्रीड के लिए हम ट्रिक बनाए हैं, उसका नाम बहुत ही अच्छा है। तो इसमें 3 ही दिखाया गया है, लेकिन मिल्च ब्रीड 4 होते हैं। यानी कि उसके लिए ट्रिक क्या है, तो गिरिजा देवी, यानी गिरिजा देवी। ठीक, ये चारों मिल्च ब्रीड हो गया। गिरिजा देवी, ठीक, NDA में हाँकती है लाठी से या फिर लाठी से। ठीक,
अब कैसे पता चलेगा, तो ये मिर्च ब्रीड का हो गया। गी से गिर हो जाएगा, री से रेड सिंधी हो जाएगा, जा से ठीक, हाँ सगीरा देवी है, सॉरी सगीरा देवी एनडीए में हाँकती है लाठी से, ठीक। तो स से ये सभी जो हो जाएगा, चारों ये जो हो जाएगा मिल्ट ब्रीड हो जाएगा। स से साहिवाल हो जाएगा, गी से गिर हो जाएगा, रा से रेड सिंधी हो जाएगा, देवी से आपका देवनी हो जाएगा। एन अब ये चल रहा है क्या, ये चलेगा क्या आपका डुअल पर्पज ब्रीड। तो एन से हो जाएगा निमाड़ी, डी से हो जाएगा डांगी, ए से हो जाएगा अंगोल, मे से हो जाएगा मोहाती, हा से हो जाएगा हा से क्या हो जाएगा, तो यच से हाँकती है। कौन से काकरेज हो जाएगा, टी से थरपारकर हो जाएगा। फिर हाँ से हरियाणा हो जाएगा, ठीक। हाँ से हरियाणा हो जाएगा। तो इस ट्रिक से हमने मिल्च ब्रीड और डुअल पर्पज ब्रीड को याद कर लिए हैं। इसके बाद जितने शेष बचते हैं सब वो चले जाएंगे डॉट पर्पज वाले ब्रीड में। तो पहले नंबर पे हम डिस्कस करते हैं क्या, तो पहले नंबर पे दिया है साहिवाल। साहिवाल का ओरिजिन प्लेस कहाँ पर होता है, तो साहिवाल का ओरिजिन प्लेस मोंटगोमरी पाकिस्तान होता है। फिर से साहिवाल का ओरिजिन प्लेस कहाँ पर होता है, तो साहिवाल का ओरिजिन प्लेस जो होता है वो मोंटगोमरी पाकिस्तान होता है। साहिवाल का ओरिजिन प्लेस कहाँ पर होता है, तो साहिवाल का ओरिजिन प्लेस मोंटगोमरी पाकिस्तान होता है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साहिवाल, हाईएस्ट एंड स्वीटेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग काऊ ब्रीड इन इंडिया। हमारे भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में दूध प्रोड्यूस करने वाला देसी वैरायटी कौन है, तो हमारे भारत में, यानी कि हमारे भारत में काऊ के ब्रीड के अंतर्गत देखा जाए तो सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन करने वाली और सबसे मीठा दूध उत्पादन करने वाली ब्रीड साहिवाल ब्रीड ही होती है। ड्यू टू लूज स्किन नोन एज लोला और मुल्तानी, यानी कि जो साहिवाल गाय होती है इसका स्किन जो होता है बहुत ही लूज होता है। यानी कि जो साहिवाल गाय होती है, साहिवाल गाय का जो साहिवाल गाय होती है, साहिवाल गाय का स्किन लूज होने के कारण इसे हम लोला या फिर मुल्तानी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट दूसरे नंबर का ब्रीड है गिर ब्रीड। गिर का ओरिजिन प्लेस कहाँ पर होता है, तो काठियावाड़ गुजरात होता है। और पेड़ के पत्ती के समान इसमें जो होता है संरचना पाई जाती है इनके, यानी इसमें जो कान होता है पेड़ के पत्ते के समान होता है, या फिर पेंडुलेटर का होता है, पेड़ के पत्ते के समान इसमें कान पाया जाता है। तो गिर का ओरिजिन प्लेस काठियावाड़ गुजरात होता है, पेड़ के पत्ते के समान इसमें कान पाया जाता है। इन राजस्थान फाउंड अजमेर एंड भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, यानी कि यह राजस्थान के अजमेर और भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। ईयर आर लॉन्ग एंड पेंडुलेटेड, यानी इसका जो कान होता है वो लंबा होता है, यानी लंबा होता है। और पेंडुलेटेड मतलब पेड़ के पत्ते के समान होता है। एंड फोर हेड इज लॉन्ग, और इसका जो फोर हेड होता है यानी कि सामने का जो पैर होता है वो बहुत लंबा होता है। एंड बोनी, और इसका जो फोर हेड होता है ये लॉन्ग और बोनी होता है। नेक्स्ट है तीसरे नंबर का ब्रीड कौन सा है, तो तीसरे नंबर का ब्रीड है सिंधी। सिंधी को ही हम रेड सिंधी के नाम से जानते हैं। इसका ओरिजिन प्लेस कहाँ पर होता है, तो रेड सिंधी या फिर सिंधी का ओरिजिन प्लेस कराची पाकिस्तान होता है। और रेड ब्राउन इन कलर, यानी कि इनके शरीर का कलर कैसा होता है, तो इनके शरीर का कलर जो होता है वो रेड ब्राउन होता है। एंड इंटेलिजेंट फेशियल एक्सप्रेशन, और इसका जो एक्सप्रेशन होता है वो इंटेलिजेंट फेशियल के रूप में देखने को मिलता है। अब आता है दूसरे नंबर पर क्या, तो दूसरे नंबर पर दिया है ड्राट ब्रीड, यानी कि ड्राटाइप ब्रीड पहले कंप्लीट कर लो। तो दूसरे नंबर पे है ड्राट ब्रीड। ड्राट ब्रीड में मालवी आता है। मालवी यानी कि मालवी जो होता है वो ड्राट ब्रीड के अंतर्गत आता है। इसका ओरिजिन प्लेस कहाँ पर होता है, तो मालवी का ओरिजिन प्लेस मालवा मध्य प्रदेश होता है। इन राजस्थान फाउंड इन झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट एंड इन एमपी, यानी कि यह राजस्थान के झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट और एमपी यानी कि एमपी। इन राजस्थान फाउंड इन झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जो मालवी जो होता है, यानी कि जो ड्राट ब्रीड काऊ का जो ड्राट ब्रीड मालवी होता है, यह
यह झालावाड़, राजस्थान के झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है और मध्य प्रदेश में भी यह पाई जाती है। फाउंड इन मंदसौर एंड भोपाल डिस्ट्रिक्ट, और यह कहाँ पर पाई जाती है, तो यह मध्य प्रदेश के मंदसौर एंड भोपाल डिस्ट्रिक्ट में भी पाई जाती है। दूसरे नंबर पे आता है नागौरी। नागौरी का ओरिजिन प्लेस कहाँ पर माना जाता है, तो नागौरी का ओरिजिन प्लेस नागौर एंड जोधपुर राजस्थान माना जाता है। यानी कि नागौरी का ओरिजिन प्लेस कहाँ पर माना जाता है, तो नागौरी का ओरिजिन प्लेस जो था वो नागपुर एंड जोधपुर राजस्थान माना जाता है। ठीक, और कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, तो सुपीरियर एमंग ड्राट ब्रीड्स, यानी सभी प्रकार के ड्राट ब्रीड्स को देखा जाए तो उनमें सबसे अच्छी जो ड्राट ब्रीड होती है वो आपका नागौरी होती है। इसी को हम नेल्लोर के नाम से भी जानते हैं, यानी कि काऊ में नेल्लोर किसे कहते हैं, तो काऊ में नेल्लोर जो होता है वो नागौरी को कहते हैं। जबकि सबसे टालेस्ट ब्रीड होती है सीप की सबसे टालेस्ट ब्रीड होती है नेल्लोर। ठीक, और वह देखने में किसके समान होती है, तो बकरी के समान दिखाई देती है। फिर इसके बाद नागौरी का कलर कैसा होता है, तो वाइट और ग्रे होता है, यानी कि सफ़ेद भूरा रंग कलर होता है नागौरी के बॉडी का। तीसरे नंबर पे दिया है अमृत महल। अमृत महल का ओरिजिन प्लेस कहाँ पर होता है, तो मैसूर कर्नाटका होता है। यानी कि तीसरे नंबर पे क्या दिया है, तो तीसरे नंबर पे अमृत महल दिया है। अमृत महल का ओरिजिन प्लेस मैसूर कर्नाटका होता है। और इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, तो नैरो फेस लॉन्ग हॉर्न, यानी कि इसमें फेस जो होता है वो सकरा होता है, यानी कि इनका फेस जो होता है सकरा होता है। और इसके जो हॉर्न या फिर सींग होते हैं वो लंबे होते हैं। ग्रे कलर्ड बॉडी, और इसका बॉडी कलर कैसा होता है, तो इनका बॉडी कलर जो होता है वो भूरे रंग का होता है। अब बात करते हैं डुअल पर्पज ब्रीड ऑफ काऊ, यानी कि काऊ का डुअल पर्पज ब्रीड कौन कौन सा है उसके लिए हम बात करते हैं। तो स्केलेटरी बनाए हैं। सगीरा देवी एनडीए में हाँकती है लाठी से, तो सगीरा देवी मिल्ची ब्रीड के अंतर्गत आ जाएगा। फिर उसके बाद एनडीए में हाँकती है लाठी से, तो सभी जो एग्जाम्पल्स हो जाएंगे वो डुअल पर्पज ब्रीड के हो जाएंगे। तो पहले नंबर पे देखते हैं हरियाणा। हरियाणा का ओरिजिन प्लेस कहाँ पर होता है, तो हरियाणा का ओरिजिन प्लेस हिसार रोहतक हरियाणा होता है। यानी कि हरियाणा का ओरिजिन प्लेस कहाँ पर होता है, तो हरियाणा का ओरिजिन प्लेस हिसार रोहतक हरियाणा होता है। बेस्ट डुअल पर्पज ब्रीड, यानी कि गाय के अंतर्गत देखा जाए तो सबसे अच्छा डुअल पर्पज ब्रीड कौन सा होता है, तो हरियाणा होता है। ठीक, हन आर शॉर्ट एंड स्टम्पी, यानी इसमें जो सिंग होता है छोटा होता है और स्टम्पी होता है। दूसरे नंबर पे आता है कांकरेज। कांकरेज का ओरिजिन प्लेस होता है कच्छ करण गुजरात होता है। यानी कि कांकरेज का ओरिजिन प्लेस कहाँ पर होता है, तो कांकरेज का ओरिजिन प्लेस कच्छ करण गुजरात होता है। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, तो हाईएस्ट बॉडी वेट इन इंडियन काऊ, यानी कि भारतीय गायों में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बॉडी वेट किसका होता है, तो इंडियन गायों में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बॉडी वेट जो होता है वो कांकरेज का ही होता है। पावरफुल बॉडी, यानी कि इसकी जो बॉडी होती है बहुत ही पावरफुल होती है। और फेमस फॉर सवाई चाल, यानी कि जो कांकरेज होता है यह सवाई चाल के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस देखने को मिलती है। नेक्स्ट है तीसरे नंबर पे राठी। तीसरे नंबर पे है राठी। राठी का ओरिजिन प्लेस कहाँ माना जाता है, तो राठी का ओरिजिन प्लेस जो होता है अलवर राजस्थान माना जाता है। यानी कि राठी का ओरिजिन प्लेस कहाँ पर माना जाता है, तो राठी का ओरिजिन प्लेस जो होता है वो अलवर राजस्थान माना जाता है। फाउंड इन बीकानेर एंड गंगानगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, यानी कि जो राठी ब्रीड होती कहाँ पर पाई जाती है, तो यह राजस्थान के बीकानेर एंड गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। चौथे नंबर पर आता है थारपारकर। थारपारकर का ओरिजिन प्लेस सिंध पाकिस्तान होता है। थारपारकर ब्रीड का ओरिजिन प्लेस कहाँ पर होता है, तो थारपारकर का ओरिजिन प्लेस सिंध पाकिस्तान होता है। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, तो इन राजस्थान फाउंड जैसलमेर एंड जोधपुर डिस्ट्रिक्ट आल्सो नोन एज वाइट सिंधी, यानी कि सफ़ेद सिंधी किसके कहते हैं, तो सफ़ेद सिंधी जो होता है वो थारपारकर को कहा जाता है। यानी कि वाइट सिंधी किसे कहते हैं, तो थारपारकर को कहते हैं। जबकि रेड सिंधी जो होता है वो रेड सिंधी किसे कहते हैं, तो रेड सिंधी जो होता है वो रेड सिंधी गाय को कहते हैं, रेड सिंधी गाय को कहते हैं। और वाइट सिंधी जो होता है वो थारपारकर को कहा जाता है। और ये कहाँ पर पाई जाती है, तो राजस्थान के जोधपुर एंड जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। नेक्स्ट है 5वें नंबर पे अंगोल। 5वें नंबर पे क्या आता है, तो 5वें नंबर पे आता है अंगोल। अंगोल का ओरिजिन प्लेस कहाँ पर होता है, तो गुंटूर आंध्र प्रदेश होता है और कर्नाटका भी होता है। यानी कि अंगोल का ओरिजिन प्लेस कहाँ पर होता है, तो अंगोल का ओरिजिन प्लेस गुंटूर आंध्र प्रदेश कर्नाटका होता है। ठीक है, प्योर वाइट इन कलर, यानी कि इसका कलर कैसा होता है, तो प्योर वाइट कलर होता है। यानी कि अंगोल का कलर कैसा होता है, तो अंगोल का कलर जो होता है वो प्योर एकदम वाइट कलर का होता है। आल्सो नोन एज, इसे हम नेल्लोर के नाम से जानते हैं। यानी कि अंगोल को जो है नेल्लोर के नाम से जाना जाता है। 6वें नंबर पे आता है मेवाती। मेवाती का ओरिजिन प्लेस कहाँ पर होता है, तो कोसी मथुरा उत्तर प्रदेश होता है। यानी मेवाती का ओरिजिन प्लेस कहाँ पर होता है, तो मेवाती का ओरिजिन प्लेस कोसी मथुरा उत्तर प्रदेश होता है। और राजस्थान के यह अलवर और भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादातर पाया जाता है। नेक्स्ट है एक्जोटिक ब्रीड ऑफ काऊ। नेक्स्ट है क्या दिया है, तो अगले नंबर पे दिया है एक्जोटिक ब्रीड ऑफ काऊ। तो पहले नंबर पे एक्जोटिक ब्रीड यानी विदेशी, यानी गायों का जो विदेशी नस्ल है उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। जर्सी का ओरिजिन प्लेस कहाँ पर होता है, तो जर्सी का ओरिजिन प्लेस जो होता है वो इंग्लैंड चैनल
होता है, यानी कि इंग्लिश चैनल होता है। यानी कि जर्सी का ओरिजिन प्लेस कहाँ माना जाता है, तो जर्सी का ओरिजिन प्लेस इंग्लिश चैनल माना जाता है। हाईएस्ट फैट परसेंटेज एंड एक्जोटिक ब्रीड, यानी कि एक्जोटिक ब्रीड के अंतर्गत देखा जाए तो जब सबसे ज़्यादा फैट की मात्रा किस में पाई जाती है, तो विदेशी गायों के अंतर्गत देखा जाए तो सबसे ज़्यादा फैट की मात्रा जो होती है वो जर्सी में पाई जाती है। फिर इसके बाद आता है होल्स्टीन फ्रीजियन। होल्स्टीन फ्रीजियन नेटिव ऑफ हॉलैंड, यानी कि होल्स्टीन फ्रीजियन का ओरिजिन प्लेस कहाँ पर माना जाता है, तो होल्स्टीन फ्रीजियन के अंतर्गत देखा जाए तो होल्स्टीन फ्रीजियन का ओरिजिन प्लेस होलैंड इंग्लैंड होता है। होलैंड कहो चाहे फिर इंग्लैंड कहो, दोनों ही इसी का ओरिजिन प्लेस होता है। हैवीएस्ट एक्जोटिक ब्रीड, यानी कि विदेशी नस्लों में, यानी कि विदेशी गाय की नस्लों में देखा जाए तो सबसे भारी वाला जो विदेशी नस्ल है वो आपका होल्स्टीन फ्रीजियन होता है। हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग गाय, और सबसे ज़्यादा मिल्क को प्रोड्यूस करने वाला गाय विदेशी नस्लों में यही होता है। ठीक, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन कौन सी गाय करती है, तो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन जो होता है वो होल्स्टीन फ्रीजियन करती है। और कितना दूध का उत्पादन करती है, तो ये 5000 से 6000 लीटर प्रति ब्यात दूध का उत्पादन करती है। अब इसके बाद आता है क्या, तो देसी में साहिवाल था सबसे ज़्यादा मिल्क का प्रोडक्शन कर रही थी, और विदेशी में सबसे ज़्यादा होल्स्टीन फ्रीजियन मिल्क का प्रोडक्शन कर रही है। और फैट की मामले में बात करते हैं तो विदेशी में सबसे ज़्यादा फैट की मात्रा जो होती है वो जर्सी में पाई जाती है। नेक्स्ट है फ्रीजवाल। तीसरे नंबर पे आता है फ्रीजवाल। फ्रीजवाल का क्रॉस क्या होता है, तो होल्स्टीन और साहिवाल के क्रॉस से इसको निकाला गया, यानी कि इसके लिए ठीक है FHS या FHS, यानी फ्रीजवाल का ओरिजिन, फ्रीजवाल का क्रॉस क्या होता है, तो फ्रीजवाल का क्रॉस होता है होल्स्टीन फ्रीजियन, यानी कि होल्स्टीन फ्रीजियन। इसी से पहले नंबर पे यानी कि HFHS, यानी कि होल्स्टीन फ्रीजियन लिख लो, फिर इसके में से इसको यहाँ ले जाके रख दो, और फिर लास्ट में वाल लगा है तो साहिवाल रख दो, बस उसी से बना है। किससे, तो फ्रीजवाल का क्रॉस क्या होता है, तो सीधा क्रॉस है, यानी कि फ्रीजवाल, यानी पहले नंबर पर क्या दिया है, तो पहले नंबर पर आपका होल्स्टीन फ्रीजियन दिया है, और दूसरे नंबर पर क्या दिया है, वाल मतलब साहिवाल दिया है। तो इस प्रकार जो है इसी के क्रॉस से सीधे निकाला गया, यानी सीधे क्रॉस से इसको निकाला गया है। फ्रीजवाल का जो क्रॉस होता है होल्स्टीन फ्रीजियन और साहिवाल होता है। हाईएस्ट मिल्क यील्डिंग ब्रीड्स, यानी कि मिल्क सबसे, अगर क्रॉस में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन करने वाली जो हाइब्रिड काऊ होती है वो आपका फ्रीजवाल होती है, क्योंकि यह होल्स्टीन फ्रीजियन के क्रॉस से और साहिवाल के क्रॉस से निकाली गई है। भारत में सबसे ज़्यादा साहिवाल दूध देती है और विश्व में सबसे ज़्यादा होल्स्टीन फ्रीजियन दूध देती है। तो दोनों का क्रॉस निकाल के, दोनों का क्रॉस करा के जो है वो फ्रीजवाल को निकाल दिया गया है, जो कि सबसे ज़्यादा मिल्क का प्रोडक्शन करने वाली हाइब्रिड काऊ होती है। ठीक, और यह कितना देती है, तो 14 लीटर प्रतिदिन, यानी कि एक दिन में 14 लीटर दूध का उत्पादन करती है। और नेक्स्ट है ब्राउन स्विस, यानी कि अगला एक्जोटिक ब्रीड है आपका ब्राउन स्विस। ब्राउन स्विस का ओरिजिन प्लेस कहाँ, ब्राउन स्विस का क्रॉस क्या होता है, तो ब्राउन स्विस में इसी में छुपा हुआ है इसका क्रॉस, यानी कि पहले नंबर पे क्या दिया है, तो पहले नंबर पे दिया है ब्राउन स्विस, यानी कि ब्राउन स्विस का क्रॉस क्या होता है, तो ब्राउन स्विस इंटू, यानी कि ब्राउन स्विस और साहिवाल के क्रॉस से इसको निकाला गया, यानी कि ब्राउन स्विस, यानी कि ब्राउन स्विस को किसके क्रॉस से निकाला गया है, तो ब्राउन स्विस को जो होता है वो, ठीक, ब्राउन स्विस, यानी कि ब्राउन स्विस इंटू साहिवाल के क्रॉस से इसको निकाला गया, यानी कि ब्राउन स्विस इसी क्रॉस से निकाला गया। फिर लास्ट में है ना, तो से साहिवाल हो जाएगा। ब्राउन स्विस और साहिवाल के क्रॉस से इसको निकाला गया है, और इसका ओरिजिन प्लेस कहाँ पर होता है, तो ब्राउन स्विस का ओरिजिन प्लेस हो जाता है वो स्विट्जरलैंड माना जाता है, स्विट्जरलैंड इसका ओरिजिन प्लेस माना जाता है। नेक्स्ट है हाइब्रिड डेवलप्ड फ्रॉम NDRI, यानी कि बाहर, यानी NDRI जिसका इस्टेब्लिशमेंट 1923 ईस्वी में हुआ था, और इसका कार्य कब चालू किया गया था, तो यह कार्य करना चालू किया था 1955 ईस्वी से। इसके बाद NDDB का इस्टेब्लिशमेंट 1965 ईस्वी को हुआ था। फिर इसके बाद NDC, जिसे हम नेशनल डेयरी कॉर्पोरेशन के नाम से जानते हैं, इसका इस्टेब्लिशमेंट 1970 ईस्वी में हुआ था। फिर 1970 ईस्वी में ऑपरेशन फ्लड का प्रथम चरण चालू हुआ था। कब तक चला था, तो 1978 ईस्वी तक चला था। फिर 1978 से लेकर 1985 ईस्वी तक सेकेंड ऑपरेशन फ्लड चला था। फिर 1978 से लेकर 1996 तक जो है तीसरा ऑपरेशन फ्लड चला था। और फिर अमूल का इस्टेब्लिशमेंट भी 1970 ईस्वी में डॉक्टर वर्गीज कुरियन के द्वारा ही किया गया था। अमूल का फुल फॉर्म होता है अमूल लिमिटेड, यानी कि अमूल का फुल फॉर्म होता है अमूल मिल्क यूनियन लिमिटेड, यानी कि अमूल मिल्क यूनियन लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है। और NDDB के प्रथम अध्यक्ष जो है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को ही बनाया गया था। 1 जून को जो है, यानी कि 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है, एंड 26 नवंबर को वह डॉक्टर वर्गीज कुरियन के जन्म दिवस पर ही क्या मनाया जाता है, तो नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है। हो गया। और डॉक्टर वर्गीज कुरियन को वर्ल्ड फूड प्राइज से कब नवाजा गया था, तो 1989 ईस्वी में नवाजा गया था। जबकि 1987 ईस्वी में किसको दिया गया था, तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को दिया गया था। हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट है
अब हम बात करते हैं NDRI से निकाली गई क्रॉस, यानी कि NDRI करनाल हरियाणा से निकाली गई कौन कौन से क्रॉस हैं। तो इसमें आपका करन फ्राइज आता है। करन फ्राइज का क्रॉस क्या होता है, तो थारपारकर का काऊ लिया गया था और होल्स्टीन फ्रीजियन इसमें लिया गया था, यानी कि इसमें क्या है, तो करन फ्राइज सीधा सीधा क्रॉस है, यानी कि इसमें भी क्रॉस एकदम सीधा सीधा है। ठीक, इसमें भी क्रॉस क्या होता है, तो इसमें क्रॉस एकदम सीधा सीधा है। इसमें भी क्रॉस क्या होता है, तो करन इसमें भी क्रॉस एकदम सीधा सीधा है। सॉरी, थोड़ा सा हम करेक्शन करते हैं इसके पीछे वाले क्वेश्चन में। तो विदेशी नस्लों में ब्राउन स्विस एक प्रकार का ब्राउन स्विस है, कोई भी क्रॉस नहीं होता है। विदेशी नस्लों में जो ब्राउन स्विस है ये किसी भी प्रकार का क्रॉस नहीं है, ये ब्राउन स्विस ही है। ठीक, इसका ओरिजिन प्लेस स्विट्जरलैंड होता है। जबकि करंट स्विस में जो है इसमें क्रॉस निकाला गया, यानी कि स्विस से हम ब्राउन स्विस निकाल देंगे, ब्राउन स्विस, इनके बाद लास्ट में से है तो उसको हम साहिवाल से गुणा कर देंगे, तो यह निकल के चला गया, यानी कि साहिवाल इंटू ब्राउन स्विस के क्रॉस से क्या निकाला गया है, तो करन स्विस को निकाला गया है। नेक्स्ट है करन फ्राइज का क्रॉस क्या होता है, तो करन से क्या हो जाएगा, कर लास्ट में कर लगा है ना, तो यहाँ पर भी शुरू में कर यहाँ लगा है, लास्ट में यहाँ कर लग जाएगा, तो यानी कि थारपारकर का काऊ लिया गया था, फिर इसके बाद फ्रिज लगाया, लास्ट में फ्रीजन हो जाएगा। होल्स्टीन फ्रीजन के क्रॉस से करन फ्राइज को निकाला गया था। नेक्स्ट है करन स्विस। नेक्स्ट है करन स्विस। करन स्विस का क्रॉस क्या होता है, तो करन स्विस का क्रॉस इसी से हम निकाल देंगे, यानी कि पहले नंबर पे क्या दिया है, तो ब्राउन स्विस दिया है, फिर उसके बाद एस से क्या लिया गया है, तो एस से जो होता है वो साहिवाल काऊ को लिया गया, हो गया हमारा कंप्लीट। अगले पॉइंट पे क्या दिया है, तो अगले पॉइंट पे दिया है बुफेलो ब्रीड, डिस्कस अबाउट बुफेलो ब्रीड, यानी कि नेक्स्ट पॉइंट पे क्या दिया है, तो नेक्स्ट पॉइंट पे दिया है बुफेलो ब्रीड, बुफेलो ब्रीड। तो सीरियल नंबर दिया है, एक तरफ नेमा ब्रीड दिया है, दूसरी तरफ नेटिव प्लेस दिया है, चौथी तरफ आपका फीचर दिया है। पहले नंबर पे आता है मुर्रा। मुर्रा का ओरिजिन प्लेस पंजाब, दिल्ली और रोहतक होता है, यानी कि मुर्रा का ओरिजिन प्लेस कहाँ पर माना जाता है, तो मुर्रा भैंस का ओरिजिन प्लेस कहाँ पर माना जाता है, तो मुर्रा भैंस का ओरिजिन प्लेस जो होता है वो पंजाब, दिल्ली और रोहतक माना जाता है। बेस्ट ब्रीड ऑफ बुफेलो इन वर्ल्ड फॉर मिल्क प्रोडक्शन, यानी कि मिल्क प्रोडक्शन के लिए पूरे विश्व में सबसे अच्छी ब्रीड का बुफेलो किसे माना जाता है, तो मुर्रा को माना जाता है। यानी पूरे विश्व में मिल्क प्रोडक्शन के लिए सबसे अच्छी ब्रीड जो होता है वो मुर्रा को माना जाता है, क्योंकि यह पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन करती है। और यह किसके क्रॉस से निकाली गई है, तो यह MMS के क्रॉस से निकाली गई, यानी कि मुर्रा जो होता है वो महसाना और इंटू सुरती के क्रॉस से निकाला गया। महसाना का कोई करेक्टरिस्टिक नहीं, लेकिन सुरती में सिकल से धारण पाया जाता है। अब हम बात करते हैं एवरेज फैट परसेंटेज कितना होता है, तो मुर्रा में सब एवरेज औसत फैट की मात्रा कितनी पाई जाती है, तो 7% तक पाई जाती है। और मुर्रा का कलर कैसा होता है, तो जेट ब्लैक कलर, यानी कि मुर्रा का कलर कैसा होता है, तो मुर्रा का कलर जो होता है वो जेट ब्लैक कलर होता है। बॉडी कोट इसमें कैसी होती है, तो इसके बॉडी कोट का जो कलर होता है वो जेट ब्लैक कलर का होता है। 60 टाइटली हार्न कर्ल्ड हार्न पाया जाता है, यानी कि इसमें छोटे और बहुत ही मजबूत, यानी कि इसमें छोटे और टाइटली मुड़े हुए सींग पाए जाते हैं। स्किन इज सॉफ्ट, यानी कि जो मुर्रा का स्किन होता है बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत ही स्मूथ होता है। और इसमें स्कैंटी हेयर्स पाए जाते हैं, यानी कि स्कैंटी हेयर्स किसमें पाया जाता है, तो ये मुर्रा में ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट है दूसरे नंबर पे दिया है भदावरी। भदावरी का ओरिजिन प्लेस कहाँ पर होता है, तो आगरा उत्तर प्रदेश होता है। यानी भदावरी का ओरिजिन प्लेस कहाँ पर होता है, तो भदावरी का ओरिजिन प्लेस आगरा उत्तर प्रदेश होता है। इसमें सबसे ज़्यादा फैट की मात्रा पाई जाती है, कितना, तो भैंस के अंतर्गत देखा जाए तो सबसे ज़्यादा फैट की मात्रा जो होती है भदावरी में पाई जाती है। कितना पाया जाता है, तो 13% तक पाया जाता है। और इसका कलर कैसा होता है, तो कॉपर कलर्ड बॉडी कोट इसका, यानी कि इसके बॉडी की कोट का कलर कैसा होता है, तो इसके बॉडी का कोट कलर जो होता है वो कॉपर कलर्ड बिल्कुल होता है। और इसमें इसका कॉपर यानी कि बॉडी कोट वेजेड शेप्ड बॉडी, यानी कि इसमें इसकी बॉडी कैसी होती है, तो कॉपर कलर की, यानी कि इसके बॉडी कोट का जो कलर होता है वो कॉपर कलर्ड होता है। और इसमें इसकी बॉडी जो होती है वेजेड शेप्ड होती है, यानी कि इसके बॉडी का जो शेप होता है वो वेजेज शेप्ड बॉडी इसमें पाई जाती है। तीसरे नंबर पर आता है जाफराबादी। जाफराबादी का ओरिजिन प्लेस काठियावाड़ गुजरात होता है। यानी जाफराबादी का ओरिजिन प्लेस कहाँ पर होता है, तो जाफराबादी का ओरिजिन प्लेस काठियावाड़ गुजरात होता है। हैवी एंड लूज बॉडी सो एज मिनी एलिफेंट्स, यानी कि इसमें बहुत भारी और लूज बॉडी पाई जाती है। यानी कि जफराबादी सबसे भारी ब्रीड होती है भैंस की, यानी कि भैंस की सबसे भारी ब्रीड कौन सी होती है, तो जफराबादी होती है। और इसकी बॉडी जो होती है वो लूज होती है, यानी कि इसकी बॉडी लूज होती है। ठीक, जिसके कारण इसे हम मिनी एलिफेंट्स या फिर छोटी हाथी के नाम से भी जानते हैं। वेरी प्रोमिनेंट फोर हेड, यानी कि इसमें जो फोर हेड पाया जाता है, फिर आगे का जो पैर होता है, यानी कि आगे का जो
पैर होता है बहुत ही प्रोमिनेंट होता है, एंड हैवी हॉर्न्स, इसमें भारी भारी इसमें सिंग पाया जाता है, यानी कि जफराबादी में जो सिंग होता है वो बहुत भारी भारी इसमें जो होता है वो सिंग पाया जाता है। नेक्स्ट है चौथे नंबर पे नीली रावी। नीली रावी का ओरिजिन प्लेस कहाँ पर होता है? तो नीली रावी का ओरिजिन प्लेस मोंटगोमरी एंड फिरोजपुर पाकिस्तान होता है। यानी कि नीली रावी का ओरिजिन प्लेस कहाँ पर होता है? तो नीली रावी का ओरिजिन प्लेस जो होता है वो मोंटगोमरी एंड फिरोजपुर पाकिस्तान होता है। वाइट आई यानी कि इसमें सफ़ेद आँख पाया जाता है, यानी कि जो नीली रावी होता है इसमें सफ़ेद आँख पाया जाता है, यानी कि सफ़ेद आँख पाया जाता है, इसीलिए इसे हम वाल आइज के नाम से जानते हैं। यानी कि जो नीली रावी होती है इसमें नीली रावी में जो होता है नीली रावी का यानी रावी नदी का कलर नीला होने के कारण इसमें वाल आइज पाया जाता है, जिसे हम वाइट आई के नाम से भी जानते हैं। यानी कि इसमें वाइट आई पाया जाता है जिसे हम वाल आई के नाम से जानते हैं। ठीक, वाल आई के नाम से जानते हैं। और इसका रिवर यानी कि नीली रावी का जो नदी यानी कि रावी नदी का कलर कैसा होता है? तो नीला होता है, तो उसी के नाम पर इसका वाल आई नाम पड़ा गया है। ठीक ठीक, क्योंकि इसमें सफ़ेद रंग का आँख पाया जाता है। नेक्स्ट है 5वें नंबर पे मेहसाना। मेहसाना का क्रॉस क्या होता है? तो मेहसाना का जो क्रॉस मुर्रा का क्रॉस है। मुर्रा और सुरती, मुर्रा का जो है मेहसाना और सुरती के क्रॉस से बनाया गया है इसको। अब हम बात करते हैं मेहसाना। मेहसाना जो होता है, मेहसाना का ओरिजिन प्लेस बड़ौदा गुजरात होता है। मेहसाना एक प्रकार की बकरी की भी ब्रीड होती है, यानी कि मेहसाना जो होती है किसकी ब्रीड होती है? तो मेहसाना याद नहीं आ रहा है, तो मेहसाना का ओरिजिन प्लेस कहाँ पर होता है? तो मेहसाना का ओरिजिन प्लेस बड़ौदा गुजरात होता है। डेवलप्ड फ्रॉम मुर्रा एंड सुरती, यानी कि जो मेहसाना का किससे निकाला गया है? तो मेहसाना को मुर्रा और सुरती के क्रॉस से निकाला गया। यानी इसके लिए था, वो मुर्रा के लिए नहीं था भाई, MMS, यानी कि मेहसाना को जो है मुर्रा और सुरती के क्रॉस से निकाला गया है। मुर्रा एक प्रकार का प्योर ब्रीड होता है बुफेलो का, लेकिन मेहसाना जो होती है मुर्रा और सुरती के क्रॉस से निकाला गया था। डेवलप्ड फ्रॉम मुर्रा एंड सुरती, यानी कि उस मेहसाना को जो है सुरती और मुर्रा और सुरती के क्रॉस से निकाला गया। और मेहसाना का ओरिजिन प्लेस कहाँ माना जाता है? तो वडोदरा गुजरात इसका ओरिजिन प्लेस माना जाता है। नेक्स्ट 6वें नंबर पे सुरती। सुरती का ओरिजिन प्लेस कहाँ पर होता है? तो मेहसाना और सुरती दोनों का ही ओरिजिन प्लेस होता है बड़ौदा गुजरात होता है। और जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है सुरती का, इसमें सिकल शेप्ड हार्न पाया जाता है, जो कि मेन कैरेक्टरिस्टिक इसका फीचर होता है। यानी कि सुरती का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है वो सिकल शेप्ड हार्न होता है, इसी की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। 7वें नंबर पे आता है गोदावरी। गोदावरी का ओरिजिन प्लेस कहाँ पर होता है? तो गोदावरी भैंस का ओरिजिन प्लेस आंध्र प्रदेश होता है। यानी कि गोदावरी भी कहाँ पाया जाता है? तो साउथ इंडिया में ही पाया जाता है, तो इसीलिए इसका ओरिजिन प्लेस भी जो होता है वो आंध्र प्रदेश होता है। 8वें नंबर पे आता है टोडा। टोडा का ओरिजिन प्लेस कहाँ पर होता है? तो टोडा भैंस का ओरिजिन प्लेस तमिलनाडु होता है। यानी टोडा भैंस का ओरिजिन प्लेस कहाँ पर होता है? तो टोडा भैंस का ओरिजिन प्लेस तमिलनाडु होता है। नेटिव ऑफ ट्राइब्स ऑफ नीलगिरी तमिलनाडु, यानी कि नीलगिरी की पहाड़ियों पर जो ट्राइब्स पाए जाते हैं उन्हीं को हम टोडा जनजाति के नाम से जानते हैं। यानी कि नीलगिरी की पहाड़ियों पर जो भी जनजाति पाई जाती है उसे टोडा के नाम से जानते हैं। इसीलिए उन्हीं लोगों के नाम पर इस भैंस का भी नाम टोडा रख दिया गया है, क्योंकि वहीं पर यह ज़्यादा पाई जाती है। लार्ज साइज एनिमल्स, यानी कि बहुत बड़े साइज का यह एनिमल होता है टोडा। नाम है केवल छोटा, लेकिन बहुत बड़ा एनिमल्स होता है। नेक्स्ट है कॉमन डिजीज ऑफ कैटल्स, यानी कि कैटल्स में जो लिखने वाले कॉमन डिजीज कौन कौन से हैं? तो एक तो होता है मेस्टाइटिस, दूसरे नंबर पे होता है एफएमडी, तीसरे नंबर पे होता है रिंडरपेस्ट जिसे हम पोकनी के नाम से जानते हैं, चौथे नंबर पे होता है एंथ्रेक्स जो कि जूनोटिक डिजीज होता है, एंड 5वें नंबर पे काउपॉक्स होता है। हम बात करते हैं मेस्टाइटिस, यानी मेस्टाइटिस किसके कारण होता है? तो इन्फ्लेमेशन ऑफ ऑर्डर, यानी कि मेस्टाइटिस में जो पशु का आयन होता है उसमें सूजन आ जाती है। और इसके बाद एफएमडी में क्या होता है? तो मुंह फूड माउथ है, यानी कि इसमें पैर और मुंह दोनों में छाले पड़ जाते हैं। ठीक, और यह एक प्रकार का वायरल डिजीज होता है। रेंडर पेस्ट जो होता है एक प्रकार का वायरल डिजीज होता है, इसी को हम कैटल प्लेग के नाम से भी जानते हैं। यानी कि रेंडर पेस्ट एक प्रकार का वायरल डिजीज होता है जिसे हम कैटल प्लेग के नाम पे जानते हैं। नेक्स्ट एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स एक प्रकार का बैक्टीरियल डिजीज होता है, और इसी को हम स्प्लिनिंग फीवर या फिर उदर गुहा ज्वर, यानी उदर गुहा ज्वर किसे कहते हैं? तो एंथ्रेक्स को कहते हैं, और एक प्रकार से बैक्टीरियल डिजीज होता है, और इसी को हम जूनोटिक डिजीज के नाम से जानते हैं। जूनोटिक डिजीज का मतलब ये होता है कि वह रोग जो कि मानव से एनिमल में या फिर एनिमल से मानव में फैलता है, उसी को हम एंथ्रेक्स डिजीज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है काउपॉक्स। काउपॉक्स एक प्रकार का वायरल डिजीज होता है। काउपॉक्स जो होता है एक प्रकार का वायरल डिजीज होता है। नेक्स्ट है एक्जोटिक कैटल्स ऑफ एक्जोटिक हो गया, सॉरी यहाँ तक हो गया। अब हम बात करते हैं सीप।
सीप ब्रीड्स के बारे में। अब हम बात करते हैं सीप के ब्रीड्स के बारे में। तो एक तरफ रीजन दिया, दूसरी तरफ उसका ब्रीड नेम दिया, तीसरी तरफ उसका नेटिव दिया, चौथी तरफ उसका रिमार्क्स दिया है। पहले नंबर पे क्या दिया है, तो पहले नंबर पे दिया है हिमालयन क्षेत्र। हिमालयन क्षेत्र में कौन कौन सी भेड़ की प्रजातियाँ आती हैं, तो हिमालयन क्षेत्र में ट्रिक क्या है, तो हिमालयन क्षेत्र के लिए ट्रिक है गरबा, यानी गरबा 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 गरबा, यानी हिमालयन क्षेत्र में कौन कौन सी प्रजाति पाई जाती है, तो ग से आपका गद्दी हो जाएगा, र से रामपुर बूसियार हो जाएगा, फिर ब से भाकरवाल हो जाएगा, बा से भाकरवाल हो जाएगा। ठीक, तो इन सभी का ओरिजिन प्लेस कहाँ पर माना जाता है, तो गद्दी, रामपुर बूसियार और भाकरवाल इन सभी का ओरिजिन प्लेस जो होता है वो जम्मू एंड कश्मीर माना जाता है। रिमार्क क्या होता है, तो इसमें फाइन क्वालिटी का उल प्राप्त होता है, यानी कि इनसे क्या होता है, तो जो हिमालयन बकरी होती है जिसके अंतर्गत गद्दी आता है, रामपुर बूसियार आता है, भकरवाल आता है, जिनका ओरिजिन प्लेस जम्मू कश्मीर होता है, इन सभी बकरियों से इन सभी भेड़ों से जो है बहुत ही फाइन क्वालिटी के ऊन प्राप्त होते हैं। लोई इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम भाकरवाल, यानी कि तीसरे नंबर पे जो भाकरवाल है, यानी कि जो बा है, इन्हीं से जो होता है लोई नाम का एक प्रोडक्ट तैयार होता है, यानी कि इन्हीं से लोई नाम का एक प्रोडक्ट प्राप्त होता है। इसके लिए ट्रिक क्या है, तो इसके लिए ट्रिक है BL, यानी बी से भकरवाल हो जाएगा, L से लोई हो जाएगा। नेक्स्ट है दूसरे नंबर पे वेस्टर्न, यानी कि दूसरे पे वेस्टर्न शिप, यानी वेस्टर्न शिप के अंतर्गत कौन कौन सी आती है, तो वेस्टर्न शिप के अंतर्गत ट्रिक है इसके चलो बलमा बलम जाने मन, चलो बलम जाने मन, यानी कि वेस्टर्न शिप के लिए कौन सा ट्रिक बनाया गया है, तो वेस्टर्न है, यानी कि वेस्टर्न शिप के लिए कौन सा ट्रिक बनाया गया है, तो वेस्टर्न ट्रिक के लिए वेस्टर्न शिप के लिए हम ट्रिक बनाए हैं चलो बलम जाने मन, चलो बलम जाने मन। च से क्या हो जाएगा, तो च से हो जाएगा चोकला, चलो से हो जाएगा चोकला, ब से हो जाएगा बीकानेरी, बीकानेरी को हम पोंगल के नाम से जानते हैं, और ल से क्या हो जाएगा, तो ल से हो जाएगा लोही, एंड म से क्या हो जाएगा, तो म से मारवाड़ी हो जाएगा। फिर इसके बाद जा से क्या हो जाएगा, तो जा से हो जाएगा जैसलमेरी, एंड मन से हो जाएगा आपका मालपुरा, यानी कि चलो बलम जाने मन। कुल 6 ब्रीड जो होते हैं वेस्टर्न शिप के अंतर्गत आते हैं, यानी कि वेस्टर्न एरिया वाले शिप के अंतर्गत कुल 6 ठो आते हैं। तो चलो से चोकला हो जाएगा, ब से बीकानेरी या फिर पोंगल हो जाएगा, फिर ल से लोही हो जाएगा, फिर म से मालपुरा हो जाएगा, फिर ज से जैसलमेरी हो जाएगा, जैसलमेरी हो जाएगा, फिर मन से क्या हो जाएगा, तो मन से आपका मालपुरा हो जाएगा, मारवाड़ी हो जाएगा। ठीक, मारवाड़ी हो जाएगा। ठीक, ये हो गया कंप्लीट हमारा ट्रिक के अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं एक स्पेसीज के बारे में। तो वेस्टर्न क्षेत्र में जो पाया जाने वाला पहला ब्रीड है उसका नाम है लोही। लोही का ओरिजिन प्लेस कहाँ पर होता है, तो लोही का ओरिजिन प्लेस पाकिस्तान होता है, और यह लार्जेस्ट शिप होता है, यानी कि सबसे बड़ी शिप कौन सी होती है, तो शिप के अंतर्गत यानी भेड़ के अंतर्गत देखा जाए तो सबसे बड़ी जो ब्रीड होती है वो आपका लोही होती है, और इसका ओरिजिन प्लेस पाकिस्तान माना जाता है। नेक्स्ट है बीकानेर या फिर पोंगल। सीरियल पर याद कर लेते हैं कहाँ, चलो च से चोकला पहले देखते हैं। चोकला का ओरिजिन प्लेस कहाँ पर होता है, तो चोकला का ओरिजिन प्लेस जो होता है शेखावटी रीजन होता है, यानी कि चोकला का ओरिजिन प्लेस कहाँ पर होता है, तो चलो से चोकला हो जाएगा, चोकला का ओरिजिन प्लेस शेखावटी रीजन होता है, और इसे नॉन एज मेरिनो ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान का मेरिनो किसे कहते हैं, तो राजस्थान का मेरिनो जो होता है वो चोकला को ही कहा जाता है, क्योंकि इसका ओरिजिन प्लेस शेखावटी रीजन होता है। चलो से एक ट्रिक से हमारा एक ब्रीड कंप्लीट हुआ। फिर दूसरे बी से क्या हो जाएगा, बी से बीकानेरी या फिर पोंगल होता है, बीकानेरी या फिर पोंगल होता है, तो बी से बीकानेरी या फिर पोंगल का ओरिजिन प्लेस राजस्थान होता है, और इससे सबसे अच्छी क्वालिटी का जो कारपेट टूल होता है वो प्राप्त किया जाता है, यानी कि सबसे बेस्ट जो कारपेट टूल होता है वो बीकानेरी या फिर पोंगल से ही प्राप्त किया जाता है। फिर उसके बाद ल से क्या हो जाएगा, तो ल से हो जाएगा, ल से क्या हो जाएगा, तो लोही। लोही का ओरिजिन प्लेस कहाँ पर होता है, तो लोही का ओरिजिन प्लेस पाकिस्तान होता है। यह सबसे लार्जेस्ट साइज का शिप होती है, यानी कि सबसे लार्जेस्ट साइज का शिप कौन सी होती है, तो लोही होती है। फिर उसके बाद म से क्या हो जाएगा, तो म से मारवाड़ी हो जाएगा। मारवाड़ी का ओरिजिन प्लेस पंजाब और राजस्थान होता है, और इसमें ब्लैक फेस पाया जाता है, यानी कि जो इसका मेजर करेक्टरिस्टिक्स होता है वो आपका ब्लैक फेस होता है। नेक्स्ट है यम, फिर म हो गया। फिर इसके बाद ज से क्या हो जाएगा, तो ज से हो जाएगा जैसे हो जाएगा जैसलमेरी। जैसे क्या हो जाएगा, तो जैसलमेरी हो जाएगा। जैसलमेरी का ओरिजिन प्लेस राजस्थान होता है, और यह डिजर्ट ब्रीड के रूप में जाना जाता है, यानी कि भेड़ की जो जैसलमेरी ब्रीड होती है इसे डिजर्ट ब्रीड के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है मन से क्या हो जाएगा, तो मन से आपका मालपुरा हो जाएगा। मन से क्या हो जाएगा, तो मन से आपका मालपुरा हो जाएगा। मालपुरा का ओरिजिन प्लेस मालपुरा टोंक राजस्थान होता है। यह कहाँ मीट के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल ब्रीड होता है, यानी कि मीट के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल कौन सा होता है, तो मालपुरा टोंक होता है। ठीक, मालपुरा टोंक होता हो गया कंप्लीट। अब तीसरे नंबर पे क्या दिया है भाई, तीसरे नंबर पे दिया है साउदर्न ब्रीड, यानी कि साउदर्न ब्रीड, यानी कि सीप का साउदर्न ब्रीड के अंतर्गत कौन कौन से ब्रीड आते हैं, तो ब्रीड
तीसरे नंबर का ब्रीड है साउदर्न। तीसरे नंबर पे कौन सा ब्रीड दिया है, तो भेड़ का जो तीसरा नंबर का ब्रीड दिया है साउदर्न भेड़, यानी कि साउदर्न इंडिया में पाए जाने वाले, यानी कि दक्षिणी भारत में पाए जाने वाले भेड़ के ब्रीड। तो इसके लिए ट्रिक क्या है, तो इसके लिए ट्रिक है मेंढे, यानी इसके लिए ट्रिक क्या है, तो साउदर्न इंडिया में पाए जाने वाले भेड़ के लिए ट्रिक है मेंढे। यानी एम में से क्या हो जाएगा, तो एम से आपका मांड्या हो जाएगा, फिर एन से क्या हो जाएगा, तो एन से नेल्लोर हो जाएगा, फिर इसके बाद डी से क्या हो जाएगा, तो डी से डेक्कनी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एम से क्या है, मांड्या। मांड्या का ओरिजिन प्लेस कहाँ पर होता है, तो मांड्या का ओरिजिन प्लेस होता है वो कर्नाटका होता है। यह वाइट इन कलर, यानी कि यह सफ़ेद रंग में पाया जाता है, यानी कि जो मांड्या होता है ये इसका कलर कैसा होता है, तो मांड्या सीप का जो कलर होता है वो वाइट इन कलर होता है। जबकि एन से आपका नेल्लोर हो जाएगा। नेल्लोर का ओरिजिन प्लेस कहाँ पर होता है, तो नेल्लोर का ओरिजिन प्लेस आंध्र प्रदेश होता है। नेल्लोर का ओरिजिन प्लेस कहाँ पर होता है, तो नेल्लोर का ओरिजिन प्लेस आंध्र प्रदेश होता है। और यह सीप का सबसे टालेस्ट ब्रीड होता है, यानी कि सीप का सबसे टालेस्ट ब्रीड कौन सा होता है, तो नेल्लोर होता है। और नेल्लोर जो होता है वो अंगोल गाय को भी नेल्लोर के नाम से जाना जाता है। नेल्लोर जो होता है वो अंगोल गाय को भी नेल्लोर के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं डी से डेक्कनी। डेक्कनी का ओरिजिन प्लेस कहाँ पर होता है, तो डेक्कन रीजन जो होता है 3 क्षेत्रों में पाया जाता है। यानी कि डेक्कन रीजन जो होता है कितने क्षेत्र में पाया जाता है, तो डेक्कन रीजन जो होता है एक तो आपको महाराष्ट्र में पाया जाता है, कर्नाटक में पाया जाता है और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। यानी डेक्कन की पहाड़ियाँ कहाँ पर पाई जाती है, तो महाराष्ट्र में पाई जाती है, कर्नाटक में पाई जाती है और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। गुड फॉर मटन, यानी कि मटन के लिए सबसे बेस्ट कौन सी होती है, तो मटन बनाने के लिए भेड़ की डेक्कनी प्रजाति जो होती है वो सबसे अच्छी मानी जाती है। फिट फॉर वीविंग कंबल, यानी कि कंबल बनाने के लिए, यानी कि कंबल बिनने के लिए या फिर कंबल बनाने के लिए सबसे अच्छी ब्रीड कौन सी होती है भेड़ की, तो वो आपका डेक्कनी ब्रीड ही होती है। अब दूसरे नंबर पर दिया है एन, हो गया, तीनों हो गया भाई। चौथे नंबर पे दिया है ईस्टर्न। ईस्टर्न यानी कि ईस्टर्न इंडिया में पाए जाने वाली भेड़ की कौन कौन सी वैरायटी है, तो ईस्टर्न इंडिया में पाए जाने वाली भेड़ की वैरायटी के अंतर्गत आपका 2 ठो आता है। तो इसके लिए ठीक है हिंसा, इसके लिए ठीक है हिंसा। ही से आपका हिसारडेल हो जाएगा, सा से आपका शाहाबादी हो जाएगा। ही से हम उठाते हैं तो ही से क्या हो जाएगा, तो ही जो होता है हिसारडेल, यानी ही से हिसारडेल हो जाएगा। हिसारडेल का ओरिजिन प्लेस कहाँ पर होता है, तो इसका ओरिजिन प्लेस होता है हिसार हरियाणा से इसका ओरिजिन प्लेस हुआ है। अब क्रॉस बीकानेर और मेरिनो, यानी कि किसके क्रॉस से निकाला गया है, तो HBM, यानी कि HBM के क्रॉस से इसको निकाला गया है। किसके क्रॉस से निकाला गया है, तो HBM के क्रॉस से इसको निकाला गया, यानी कि H से हिसारडेल हो जाएगा, बी से क्या हो जाएगा, बी से बीकानेरी हो जाएगा और एम से क्या हो जाएगा, तो मेरिनो हो जाएगा। यानी बीकानेरी और मेरिनो के क्रॉस से क्या विकसित किया गया है, तो हिसारडेल प्रजाति को निकाला गया है, जिसका ओरिजिन प्लेस कहाँ पर होता है, तो हिसार होता है। और सा से क्या हो जाएगा, तो हिंसा में ही से आपका हिसारडेल हो गया। फिर उसके बाद सा से क्या हो जाएगा, तो शाहाबादी हो जाएगा। शाहाबादी का ओरिजिन प्लेस जो होता है मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश होता है। मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश होता है। जबकि मुजफ्फरपुर की बात करेगा तो मुजफ्फरपुर बिहार में पड़ता है, जहाँ पर लीची का NRC पाया जाता है। बेस्ट ऊल प्रोड्यूसिंग ब्रीड इन इंडिया, हमारे भारत में सबसे अच्छी क्वालिटी का ऊन प्रोड्यूस करने वाला कौन सा वैरायटी होता है, तो ये आपका शाहाबादी वैरायटी होती है, जो कि ईस्टर्न इंडिया में पाया जाता है। फिर से क्या है, तो बेस्ट ऊल प्रोड्यूसिंग ब्रीड इन इंडिया, हमारे भारत में सबसे अच्छा ऊन उत्पादन करने वाली ब्रीड कौन सी होती है, तो ये आपका शाहाबादी ब्रीड होती है, जिसका ओरिजिन प्लेस मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश होता है और यह ईस्टर्न इंडिया में पाई जाती है। अगले पॉइंट पे क्या दिया है भाई, तो अगले पॉइंट पे दिया है एक्जोटिक ब्रीड्स ऑफ सीप, यानी कि विदेश में पाई जाने वाली, यानी कि विदेश से और विदेश में पाई जाने वाली, यानी कि विदेशी सीप की विदेशी नस्ल, सीप की विदेशी या फिर भेड़ की विदेशी नस्ल। इसमें पहले नंबर पे दिया है मेरिनो। मेरिनो का ओरिजिन प्लेस कहाँ पर होता है, तो मेरिनो का ओरिजिन प्लेस होता है स्पेन, यानी कि MP। इसके लिए ठीक क्या होता है, तो मेरिनो का ओरिजिन प्लेस सीधे सीधे याद हो गया है पहले से ही। मेरिनो का ओरिजिन प्लेस कहाँ पर होता है, तो मेरिनो का ओरिजिन प्लेस स्पेन होता है। फाइन ऊल ब्रीड, यानी कि सबसे पतली ऊन पैदा करने वाली कौन सी ब्रीड होती है, तो सबसे पतली ऊन पैदा करने वाली ब्रीड आपका मेरिनो ही होती है। About 80% of wool that is produced in the world comes from merino and its crosses, यानी कि पूरे विश्व की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 80% तक जो ऊन का उत्पादन होता है वह केवल मेरिनो और इसके क्रॉसेस से ही प्राप्त होता है। नेक्स्ट विदेशी ब्रीड कौन सा है, तो नेक्स्ट जो एक्जोटिक ब्रीड्स है सीप का, उसका नाम है रैम्बुलेट। रैम्बुलेट का ओरिजिन प्लेस कहाँ पर होता है, तो रैम्बुलेट का भी ओरिजिन प्लेस जो होता है वो स्पेन होता है। यानी कि रैम्बुलेट का भी ओरिजिन प्लेस कहाँ पर होता है, तो रैम्बुलेट का भी ओरिजिन प्लेस जो होता है वो स्पेन ही होता है। यह एक प्रकार का डुअल पर्पज ब्रीड होता है, यह भी एक प्रकार का डुअल पर्पज ब्रीड होता है। तो M से मेरिनो हो जाएगा, R से रैम्बुलेट हो जाएगा, फिर S से स्पेन हो जाएगा, यानी कि मिस्टर से क्या हो जाएगा, तो मेरिनो। मिस्टर से क्या हो जाएगा, तो मेरिनो, ठीक, मेरिनो रैम्बुलेट, इन दोनों का ओरिजिन प्लेस कहाँ पर होता है, तो यह
स्पेन होता है, ठीक, स्पेन होता है, यानी कि मिस्टर याद कर लो तो राम बुलेट और मेरिनो का ओरिजिन प्लेस भी याद हो जाएगा। नेक्स्ट है डिजीज ऑफ शीप, यानी शीप का कौन कौन सा डिजीज होता है, तो शीप में सबसे ज़्यादा लगने वाला डिजीज आपका एंथ्रेक्स होता है, जिसका काजल ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया होता है, और यह एक प्रकार का कंटेजियस टू मैन यानी कि जोनोटिक यानी कि कंटेजियस टू मैन यानी कि यह मनुष्य में भी फैलने वाला, कि भेड़ से मनुष्य में भी फैलने वाला डिजीज होता है, इसीलिए इसे हम कंटेजियस के नाम से जानते हैं, या फिर इसी को हम जोनोटिक डिजीज के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है स्टीफ लैम्प डिजीज, यानी कि जो दूसरे नंबर का शीप का डिजीज होता है उसका नाम है स्टीफ लैम्प डिजीज, यानी कि दूसरे नंबर की डिजीज का क्या नाम है, तो दूसरे नंबर की डिजीज का नाम है स्टीफ लैम्प डिजीज। किसमें होता है, तो यह विटामिन ई की डिफिशियंसी के कारण, यानी भेड़ में विटामिन ई की डिफिशियंसी के कारण स्टीफ लैम्प डिजीज हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हो गया अगले पॉइंट पर, हम नेक्स्ट सेशन में हम गोट ब्रीड इन इंडिया, यानी कि अगले सेशन में हम नेब्रासमुंडा के से संबंधित इंग्लिश बुक में जो गोट ब्रीड ऑफ इंडिया दिया इसको बारे में डिस्कस करेंगे। इस सेशन को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू एवरीवन गाइस।